नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये जो पूरी त्वरक कार्रवाई चल रही है, जो हमारा डिमोलिशन की एक्सरसाइज चल रही है, आज उसका तीसरा दिन है। हमने आपको पहला दिन भी इसी समय एक स्टेटस अपडेट दिया था, सेकेंड डे भी स्टेटस अपडेट दिया था। आज की जो अपडेट है उसके हिसाब से आज तीसरा दिन है और हमने देखा कि बिना अवरोध के, बिना रोक टोक के हमारी ये डेमोलिशन एक्सरसाइज जो है वो जारी है। आज तीसरा दिन है और अब तक ऑलमोस्ट 85% हमने डेमोलिशन का कार्य पूरा कर लिया है। जैसा मैंने बताया था कि जो अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं अप्रॉक्सीमेटली 500 के करीब, उनमें से ऑलमोस्ट 85 to 90% जो है वो कार्य पूरा कर लिया गया है, उनकी डिसमेंटलिंग हो गई है। यहाँ 2-3 मुख्य बातें हैं जिसको ध्यान देने की ज़रूरत है। एक कि शाम में डिसमेंटलिंग और डिमोलिशन का कार्य भले ही कम हो जाता है, बंद हो जाता है, लेकिन रात भर ऑलमोस्ट 300 के करीब स्टाफ यहाँ डेप्यूटेड थे। परसों रात भी थे, कल रात भी थे। कल रात की अगर बात करें तो उन 300 में से 250 सिक्योरिटी के स्टाफ थे और बाकी 50 से 60 लोग जो हैं वो पोस्ट डिमोलिशन कार्य कर रहे थे, जैसे कि बड़े मलबे को काट के छोटा मलबा करना, गैस कटर का इस्तेमाल से बाकी के कार्य करना। तो रात भर भी ये कार्य चली है ताकि हम जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करना चाहते हैं। आज दिन भर ये कार्य चला है। ऑलमोस्ट 13 से ज़्यादा मशीनरी, बड़े बड़े मशीन, चाहे वो पोकलेन हो, जेसीबी मशीन्स हो, गैस कटिंग मशीन्स हो, उनका इस्तेमाल हुआ है। और जो बड़े स्ट्रक्चर्स जब हमने हटा लिए हैं तो जो सॉफ्टर स्ट्रक्चर्स हैं उसको मैनुअली भी हमने आज तोड़ना शुरू किया। अब तक जैसा मैंने बताया कि जिस स्पीड से हम कार्य करना चाहते थे उसी स्पीड से कार्य हो रही है। रादर कुछ एस्पेक्ट्स में हम स्पीड, जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे हम ज़्यादा स्पीड से कार्य कर रहे हैं। यहाँ हमने 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखा है डे 1 से ही। पहली बात ये है कि ये एक सेंसिटिव मुद्दा है, हम सभी समझते हैं। ह्यूमन एंगल इन्वॉल्व है, मानवीय पहलू इन्वॉल्व है और हम हर चीज़ को बहुत सेंसिटिव तरीके से डील कर रहे हैं। जिस किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता हुई, कोऑपरेशन की आवश्यकता हुई, वो हमने किया। अगर कल दिन भर की बात करें तो 2000 से ज़्यादा पानी की बोतलें डिस्ट्रीब्यूट हुई। आज भी दिन भर में इतने ही पानी की बोतलें डिस्ट्रीब्यूट होंगी। ये सारे, चाहे जो यहाँ के रहने वाले लोग थे उनके बीच, हमारे सिक्योरिटी स्टाफ, जितने भी लोग हैं उनके बीच जो है पानी की बॉटल्स डिस्ट्रीब्यूट हुई। कल शाम में यहाँ लोग रहते थे, जिनको भी रिक्वायरमेंट हुई उनको हमने पैक्ड मील भी डिस्ट्रीब्यूट किया। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम हर चीज़ को बहुत सेंसिटिव तरीके से डील करें और किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ऑल द वाइल जो हम माननीय हाई कोर्ट की जो डायरेक्शन है, जो इंस्ट्रक्शन है, जो जजमेंट है, उसको हम भली भांति एग्जीक्यूट कर पाएँ। अभी तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। इतनी सारी मशीन्स, 13 मशीन्स से ज़्यादा यहाँ कार्य कर रही है। एक भी ऐसी घटना नहीं घटी कि इस डेमोलिशन करते समय किसी को कोई चोट आई हो। हमने भरपूर इसका ध्यान रखा और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा कर लिया जाए। सर, ये मैनुअली क्यों तोड़ना पड़ रहा है कुछ घरों को? नहीं, देखिए, जो पोकलेन है या जो जेसीबी मशीन्स हैं, ये एक पर्टिकुलर टाइप की ही एक्टिविटी कर सकती है। जब सॉफ्टवेयर डिसमेंटलिंग की बात होगी, एक पर्टिकुलर छोटे से चीज़ को ही हमें तोड़ना है या कुछ सॉफ्ट तरीके से तोड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि पार्ट में स्ट्रक्चर को तोड़ना हो। तो इस सब के लिए कुछ हमारे जो ट्रेंड मैन पावर है यहाँ पे, वो मैनुअली भी अब तोड़ना उन्होंने शुरू किया। सर, 15% जो काम बचा है उसमें से क्या क्या काम बाकी है? सारे 500 स्ट्रक्चर्स तोड़े गए हैं या कुछ बच गए? नहीं, अभी भी जैसा मैंने बताया कि 85% जो है वो कार्य हुआ है। ऑलमोस्ट अब 90% तक कार्य हो चुका होगा।
बाकी 10% में कुछ स्ट्रक्चर हैं, किसी स्ट्रक्चर के पार्ट बचे हुए हैं, और बाकी जो है जैसा मैंने बताया कि अगले 2-3 दिन जो ये पूरा डेब्रीज है यहाँ पे, उनको भी टैकल किया जाएगा कि किस प्रकार से डिस्पोज करना है, कैसे इसको मैनेज करना है। जहाँ तक मैन पावर की रिक्वायरमेंट की बात है, हमारी मैन पावर की जो डिप्लॉयमेंट है वो सिमिलर रही है, डे 1, डे 2, डे 3। यस्टरडे हमने था जिसमें 500 जो थे हमारे 250 आरपीएफ थे, 200 जीआरपी थे, और बाकी जो है वो हमारे रेलवे के वो स्टाफ हैं जो डिसमेंटलिंग और पूरा काम मैनेज कर रहे हैं। आज भी जो नंबर्स हैं वो सिमिलर ही है, ऑलमोस्ट 1000-1100 के करीब लोग आज भी हैं, जिसमें से 200 से 250 हमारे रेलवे के स्टाफ हैं जो पूरा डिसमेंटलिंग का कार्य कर रहे हैं। उसमें मशीन ऑपरेटर्स और बाकी सारे स्टाफ हैं और गैस कटर्स, अलग अलग स्क्वाड है और अलग अलग एक्टिविटी में वो जो है इंश्योर कर रहे हैं कि सारा कार्य जो है जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कल भी होगा, डेमोलिशन कल भी किया जाएगा? हाँ, देखिए, जो डेमोलिशन की पूरी कार्रवाई है वो कल भी चलेगा। जैसा हमने शुरू में ही बताया था कि ये 19 तारीख से शुरू हुई है, और फिलहाल जिस प्रकार की मैन पावर का डिप्लॉयमेंट हमने किया है, इस स्केल का डिप्लॉयमेंट हम 23 तक करेंगे। वैसे हमारा स्पीड बहुत तेज़ है और हम जल्दी में कार्य कर रहे हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि टाइम से शायद पहले ही हमारा कार्य कंप्लीट हो जाए। लेकिन 23 के बाद भी भले ही मैन पावर की डिप्लॉयमेंट बहुत कम हो जाएगी, लेकिन जो है पोस्ट डिसमेंटलिंग, पोस्ट डेमोलिशन वर्क जो है वो यहाँ चलता ही रहेगा। उसमें बहुत सारे पहलू आ जाते हैं। हम पूरे एरिया को फेंस करेंगे, बैरिकेड करेंगे, हम इंश्योर करेंगे आगे इस तरह के स्ट्रक्चर वापस डेवलप ना हो, और जो आने वाले समय में हम जो यहाँ अपनी कैपेसिटी ऑगमेंटेशन वाले प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत की जाएगी आने वाले समय में। सर, काय ही कॅपॅसिटी वाढवण्यासाठीच्या ज्या प्रयोजन आहेत रेल्वेला, म्हणजे तुम्ही नेमकं इथे काय करणार आहात? 45 गाड्यांचा प्लॅटफॉर्म तयार होण्याची माहिती मिळत आहे, नेमकं काय होणार आहे, किती फायदा होईल रेल्वे प्रवाशांना? उसके पहले मैं एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा कि यहाँ ऑलमोस्ट जो है डेली बेसिस पे 40 के करीब जो हमारे डंपर ट्रक्स हैं, 40 के करीब मलबा, 40 ट्रिप्स जो है वो मलबा यहाँ से निकाला जा रहा है। हर डंपर ट्रक्स की कैपेसिटी आप 2 मेट्रिक टन पकड़ लें तो ऑलमोस्ट 80 मेट्रिक टन के करीब दोनों दिन, डे 2 और डे 3, 80 टन के करीब, मेट्रिक टन के करीब जो है मलबा डेली निकाला गया है। लेकिन जैसा कि हम सब देख पा रहे हैं, अभी बहुत सारे डेब्रीज हैं और इसकी पूरी डिटेल्ड प्लानिंग रहेगी कि कैसे इसको जो है डिस्पोज किया जाए। मीनवाइल आपका सवाल बहुत खास है। एक बार जब ये पूरा एरिया क्लियर हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, उसके बाद जो है हम यहाँ अपनी कैपेसिटी ऑगमेंटेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं कि आने वाले समय में जो बगल में हमारा बांद्रा टर्मिनस स्टेशन है जहाँ से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन चलती है, वो और जो ये एरिया है जहाँ हम अभी खड़े हैं, जहाँ ये पूरा डिमोलिशन की एक्सरसाइज चल रही है, इस पूरे एरिया को एक इंटीग्रेटेड रेलवे कॉम्प्लेक्स के रूप में डेवलप किया जाएगा। जब मैं एक इंटीग्रेटेड रेलवे कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि अलग अलग जो रेलवे परिचालन और रेलवे कैपेसिटी बढ़ाने के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो हम यहाँ अंडरटेक करेंगे। वो रेल जो है ट्रेन एग्जामिनेशन की फैसिलिटी हो, ट्रेन स्टेबलिंग की फैसिलिटी हो, वो हम यहाँ डेवलप करेंगे। और बांद्रा टर्मिनस में जो है, जो वहाँ जो फैसिलिटी है, वहाँ हम प्लेटफॉर्म्स बढ़ाएंगे, वहाँ की कैपेसिटी और बेहतर करेंगे, ताकि आने वाले सालों में जो यहाँ से चलने वाली ट्रेनें हैं उसकी जो नंबर्स हैं वो हम दुगना करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बांद्रा टर्मिनस से केवल 22 लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स ऑन एन एवरेज डेली चलती हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में इस पूरे एरिया जो हमने खाली कराया है, इस पूरे एरिया का इस्तेमाल करके, जो मैंने बताया कि एक इंटीग्रेटेड रेलवे कॉम्प्लेक्स के रूप में ये पूरा एरिया डेवलप होगा, जिसमें बांद्रा टर्मिनस स्टेशन का पुनरुद्धार होगा, रीडेवलपमेंट उनका उस स्टेशन का होगा, एलिवेटेड रोड्स बनाए जाएंगे, यहाँ पे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग भी बांद्रा टर्मिनस से लेके और इस पूरे एरिया में जहाँ जहाँ हमें रिक्वायरमेंट होगी वो करेंगे। और एक ऐसी फैसिलिटी हम क्रिएट करेंगे जिससे नंबर ऑफ सर्विसेज, जो ट्रेन सर्विसेज हैं वो बढ़ें, हमारे दुगनी हो, और साथ में जो यात्रियों को जो एक अनुभव मिलता है जब वो स्टेशन पर आते हैं,
जो स्टेशन के अराइवल का जो अनुभव है, ट्रेन पे बैठने का जो अनुभव है, उन सब में बेहतरी होगी, बढ़ोतरी होगी। सर, पहले एक प्लान था कि बांद्रा स्टेशन को बांद्रा टर्मिनस से कनेक्ट किया जाएगा, तो क्या इस फैसिलिटी के अंदर ये काम भी किया जाएगा, दोनों को कनेक्ट? बिल्कुल, मैंने जैसे बताया कि इस पूरे एरिया को, बांद्रा टर्मिनस और बांद्रा स्टेशन के ईस्ट पोर्शन को एक इंटीग्रेटेड रेलवे कॉम्प्लेक्स के रूप में डेवलप किया जाएगा। उसमें कुछ प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है, कुछ और इसको और फाइन ट्यून करेंगे और हम मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। उसको एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में करेंगे कि इन आइसोलेशन कोई भी फैसिलिटी डेवलप ना हो। हम अगले 15, 20, 25 साल के हिसाब से हम जो है ये पूरा का पूरा फैसिलिटी डेवलप करेंगे और आने वाले समय में आपसे हम और साझा करेंगे डिटेल में कि क्या ये पूरी प्लानिंग है। देखिए, ये जो हम आज तीसरा दिन जो है इस कार्रवाई का, ये कार्रवाई हम कोई इसकी जो नींव है वो रीसेंट मंथ्स में नहीं डाली गई थी। ये हम 2017 के पहले से कोशिश कर रहे थे इस एरिया में डिमोलिशन करने का, इसको क्लियर कराने का, और ताकि हमारे रेलवे की फैसिलिटी यहाँ आ पाए। देखिए, जब हम बात करते हैं रेलवे सेफ्टी की, जब हम बात करते हैं एक एक जो इंजरी या डेथ होती है ट्रेसपासिंग से, तो उसमें बहुत तो ये कोई नींव जो है आज की डाली नहीं गई है। 2017 से पहले हमने पीपी एक्ट के तहत कई सारे एविक्शंस किए थे। लेकिन देखिए, हम जब बात करते हैं रेलवे सेफ्टी की, ट्रेसपासिंग की, एक एक ट्रेसपासिंग की घटना कितनी हृदय विदारक होती है, हम सब इससे परिचित हैं। कोई नहीं चाहता कि इस तरह की घटना हो, किसी को इंजरी हो, पटरी अनाधिकृत इलीगल तरीके से कोई क्रॉस करे। लेकिन रियलिटी क्या है कि अगर पटरी के क्लोज इस तरह के अनऑथोराइज्ड इलीगल स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं तो ये खतरा बढ़ता है। हमारा मिशन है कि हम ट्रेसपासिंग या किसी भी तरीके से जो दुर्घटना होती है उसका नंबर नील हो, किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हो। वो तभी हो पाएगी जब हम इस तरह के कैपेसिटी ऑगमेंटेशन वाले प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसके पहले इस तरह की जो अनाधिकृत सेटलमेंट्स पटरी के किनारे अनसेफ तरीके से अगर एग्जिस्ट करेंगे, उनको हमें हटाना है। कि पहले ये इनिशिएटिव थी, 2017 में हुआ ये था कि ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है वो माननीय हाईकोर्ट में गया, और हम और आप, हम सब जानते हैं, हम सब पढ़े लिखे हैं, जब भी कोई मुद्दा कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो हम बाध्य होते हैं कि जो भी हमारे माननीय कोर्ट हमें गाइड करते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम उसी हिसाब से कार्य करते हैं। माननीय हाई कोर्ट ने उस समय ये डायरेक्शन दिया था, अगर आसान सीधे शब्दों में बोलूं तो ये डायरेक्शन दिया था कि अभी सुनवाई हो रही है, जब तक इस केस की पूरी सुनवाई नहीं होती तब तक जो है मैटर एज इट इज़ रखा जाए। हमने अपनी दलीलें दी, सभी साइड्स ने अपनी अपनी दलीलें रखी वहाँ पे, और जितने भी लीगल प्रोटोकॉल्स होते हैं, लीगल चैनल्स होते हैं, उनको हमने परसू किया, और फाइनली माननीय हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल को ये हमारे फेवर में फैसला दिया। और जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे ही उन्होंने फैसला दिया, उस पूरे पहलू को हमने ध्यान से, उन सारे एस्पेक्ट्स हमने ध्यान से पढ़ा, और आप अगर वो जजमेंट पढ़ेंगे, वो जजमेंट बहुत स्ट्रिक्टली हमको ये दिशा निर्देश देती है कि 100 चिन्हित हटमेंट्स को छोड़कर बाकी जितने हटमेंट्स हैं, बाकी जितने स्ट्रक्चर हैं, उन सब को आप इमीडिएटली आप डिसमेंटल करें, और हम माननीय हाईकोर्ट की दिशा निर्देशों का ही पालन कर रहे हैं। सर, ये जो 100 स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें किधर रिहैबिलिटेट किया जाएगा और उनको फिलहाल बचाने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, इस पे मैं इतना ही अभी कह पाऊंगा कि माननीय कोर्ट ने हमें आदेश दिए हैं कि इनको एज इट इज़ रखा जाए। हमने उन स्ट्रक्चर्स को एज इट इज़ ही रखा है। आने वाले समय में एक जॉइंट जो है इसकी प्लानिंग चलेगी कि इनके साथ फर्दर जो बाकी 100 बचे हैं उनके साथ क्या किया जाए। उसके लिए डिटेल्ड जो है इसकी जो डिटेल्स है वो सब्सिक्वेंटली हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ ये बहुत ज़रूरी है कहना, ये जो 23 तक का हमारा एक्सरसाइज है इस लेवल का, उसमें हमारा ध्येय
स्पेसिफिक है कि माननीय हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना। माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि 100 हटमेंट को छोड़ के बाकी सारे स्ट्रक्चर को आप डिमॉलिश करिए। हम एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। सर ज्या पद्धतीने काल आपण बघितलं, अखेर पोलिसांना बळाचा वापर करावा लागला, दगडफेक करण्यात आली, काही लोकांनी इथे येऊन हे सगळं काम अडवण्याचा प्रयत्न केला, पोलीस बळ वापरण्यात आलं। आता शेवटच्या टप्प्यात हे काम आहे, कशा प्रकारे हे काम पूर्ण केले जाईल? पुन्हा जर असे काही प्रकार झाले तर किती स्ट्रिक्टली ॲक्शन घेतली जाईल प्रशासनाकडून? देखिए, जब भी इस तरह का प्रोजेक्ट, इस तरह की एक्सरसाइज की हम प्लानिंग करते हैं तो उस प्लानिंग में एग्जीक्यूशन तो बाद आता है। सबसे पहले प्लानिंग में बहुत सारी उसमें जो है एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखा जाता है। हमने इस तरह के जितने भी सही या गलत आउटकम्स हो सकते हैं, क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, उन सारी चीज़ों, उन सारे सिचुएशन को प्री एम्प्ट करते हुए ही उस हिसाब से हमने यहाँ अलग अलग दस्तों को मिला के ये पूरी टीम बनाई। आपने कल देखा होगा कि करीब 500 सिटी पुलिस के लोग थे, वो भी एक टाइप के नहीं थे, अलग अलग दस्तों में बटे हुए थे। वो हर जो स्क्वाड है उनकी अलग एक्सपर्टीज़ थी। और जब जैसे ही चूँकि ये घटना बिल्कुल थोड़ी देर के लिए इशू क्रिएट हुआ था, लेकिन हमने देखा कि कैसे 10 से 15 मिनट के अंदर ये जो स्क्वाड है उन्होंने इमीडिएटली इस इशू को कंट्रोल किया और उसके बाद लोगों को काउंसल किया और मैनेज कर लिया कि किसी भी प्रकार की कोई फर्दर एस्केलेशन ना हो। इस तरह के अलग अलग एस्पेक्ट्स में ये जो पूरी स्क्वाड है वो वेल ट्रेंड है, उनकी एक्सपर्टीज़ यही है। तो इसीलिए हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि हमारी प्लानिंग भी उसी हिसाब से थी। अभी भी जिस तरह की डिप्लॉयमेंट कल थी, आज भी हम देख रहे हैं कि उसी तरह की डिप्लॉयमेंट है। लेकिन आज जैसा हमने देखा कि सब कुछ जो है बहुत स्मूथली चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो सिमिलरली ये एक्टिविटी जो है फर्दर चलती रहेगी। सर, बेंड्रा के बाद और कौन सी स्टेशन है जहाँ पर इन्फोर्समेंट की प्लानिंग की जा रही है? देखिए, अभी फ़िलहाल आज जबकि यहाँ पे ये पूरा तोड़क कार्रवाई चल रही थी, उसी समय 2 छोटे छोटे इलीगल स्ट्रक्चर हमने बांद्रा टर्मिनस की जो सर्कुलेटिंग एरिया है वहाँ भी हमने तोड़े। और चूँकि ये लेवल बहुत बड़ा है, इसीलिए थोड़ी मीडिया में भी है, थोड़ी मीडिया का भी इंटरेस्ट है। लेकिन इस तरह की एक्टिविटी छोटे लेवल पे, जिसमें मैन पावर की डिप्लॉयमेंट इतनी की ज़रूरत नहीं होती, वो रेगुलर बेसिस पे हर महीने 1-2 लोकेशंस पे हमारा चलता रहता है। और हम ये इंश्योर करते जा रहे हैं कि जहाँ भी हमारा इंक्रोचमेंट हो, विद इन द लीगल प्रोविजंस, विद इन द लीगल कोड ऑफ कंडक्ट, जो एज पर लॉ पॉसिबल है, हम वो एक्शन लेते रहते हैं। और हम ये इंश्योर करते रहते हैं कि हमारी जितनी भी एरिया है वो क्लियर रहे और वो हम अपने रेलवे की कैपेसिटी ऑगमेंटेशन के काम में ला सकें। सर, जो BDTS में 2 इंप्रेशन हटाया गया है, वो दोनों रिलीजियस से जो जितने भी हम स्ट्रक्चर्स यहाँ डिसमेंटल कर रहे हैं, चाहे वो गरीब नगर एरिया में हो, चाहे वो BDTS में हो, चाहे वो कहीं हो, वो सारे के सारे जो हैं वो इलीगल स्ट्रक्चर्स थे। वो जो है उनको डिमोलिश होना था और वो बिना किसी परमिशन के बनाए गए थे। और इस तरह के जितने भी इलीगल स्ट्रक्चर हैं उन सबको हम जो है डिमोलिश करते हैं। सर, पिछले कुछ दिनों में ऐसा भी हुआ है कि सर्वे हुआ है बोरीवली और दहीसर के बीच में जो एरिया है उधर भी हुआ है, तो वो कार्रवाई उधर भी की जाएगी आने वाले दिनों में बारिश के पहले? बिल्कुल। देखिए, मैंने जैसे बताया, हर महीने हम ये चूँकि बहुत बड़ा कार्यक्रम है, इसीलिए इतनी न्यूज़ में ये है। इस तरह की कार्यक्रम हमारी रेगुलर बेसिस पे होती रहती है, दहीसर एरिया में भी होती रहेगी। जहाँ भी इस तरह की इंक्रोचमेंट हमारे संज्ञान में आती है, हम उसके खिलाफ एक्शन लेते रहेंगे।